नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। अजीत पवार और शरद पवार के बीच में क्लोज डोर मीटिंग हुई। ये क्लोज डोर मीटिंग में चर्चा क्या हुई, इस पर खुलकर अब तक न शरद पवार ने कुछ कहा है न अजीत पवार ने। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शरद पवार ने यह कहा कि अगर मैं अपने भतीजे से मिल रहा हूं तो भला इसमें गलत ही क्या है। पारिवारिक मुलाकात तो कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। लेकिन ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि अगर पारिवारिक मुलाकात थी तो अजीत पवार मुंह छुपाकर मीटिंग के बाहर क्यों आए। कहा यह भी जा रहा है कि इस मीटिंग में जयंत पाटिल भी मौजूद थे। हालांकि जयंत पाटिल ने इस बात का खंडन किया है। मुद्दा ये बनता है कि अजीत पवार और शरद पवार ये लगातार मिल रहे हैं। क्या ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है या फिर किसी न किसी तरह शरद पवार और अजीत पवार कोई न कोई किसी न किसी मामले पर कोई समझौता कर रहे हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है, चर्चा का बाजार गर्म है और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वरिष्ठ राजनैतिक विश्लेषक जयंत माइनकर जी। जयंत माइनकर जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आपको क्या लग रहा है, जो जिस तरह से मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में सौदेबाजी की चर्चा हुई होगी? अरे, बिल्कुल आपके सवाल का एक लाइन में अगर पहली लाइन में जवाब देना है तो अपने पवार परिवार के जो भी इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट ये शब्द को मैं और जरा बाद में डिस्क्राइब करूंगा, जो भी इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चर्चा हो सकती है या हुई होगी, क्योंकि मुलाकात तो हुई है। यहां तक बिल्कुल सभी अब हम एक आ सकते हैं, एक लाइन पे आ सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ बाद में यहां तक आ गई है कि क्या शरद पवार या सुप्रिया सुळे किसी नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में शामिल होंगी, तो उसकी मुझे संभावना नहीं लगती। लेकिन पवार परिवार के इंटरेस्ट को बचा के रखना और साथ में एकनाथ शिंदे जो मराठा समाज के ही है और वही सातारा जिले के हैं, भले ही उनकी कर्मभूमि तो ठाणे करके माना जाता है, हम तो उनको ठाणे के करके जानते हैं, लेकिन वो सातारा के हैं। और हम जो जानते हैं पवार की राजनीति को, शरद पवार की, उनकी राजनीति पुणे से शुरू होती है और कोल्हापुर में खत्म होती है। यानी पुणे, सोलापुर, सातारा, सांगली और कोल्हापुर, ये 4-5 जिलों में उनको मानने वाले मराठा समाज के जो भी कोई 35% में से जो भी कुछ 20% होंगे, उनके भरोसे पे उनकी राजनीति, उनका एनसीपी नाम का पार्टी चल रहा है। अब ये भी एक मैसेज उसमें था कि देखिए, शिंदे मराठा ही है, वेस्टर्न महाराष्ट्र के है, अपना जो भी कोई एक मराठा समाज का जो भी कुछ एक रुतबा है उसमें वो डिवीजन ना करे। और साथ में एक और 2-3 चीजें हैं जो थोड़ी सी फैमिली ओरिएंटेड, जैसा मैंने पहले इंटरेस्ट जो शब्द लिया वो भी फैमिली का था, और अभी पॉलिटिकल एंगल दे रहा हूं वो भी फैमिली का ही है। अजीत पवार वैसे 2 वक्त बहुत नाराज हो गए। एक तो पहली बार हुए थे जब 2004 में उनको राष्ट्रवादी के 71 एमएलए होते हुए उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और विलासराव को दे दिया गया मुख्यमंत्री पद, और उसके बदले में शरद पवार ने अपने पार्टी में 2 मिनिस्ट्री ले ली, जो हमको पता है, जो हिस्ट्री हमको पता है। एक वो वक्त था, और दूसरा वक्त था उसके ठीक 15 साल बाद 2019 में, जब उनके बेटे को, पार्थ को, मावळ में डिफीट का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल। जो जानकारी मुझे है वो ये है कि खुद शरद पवार पार्थ को, पवार परिवार के चौथे उम्मीदवार को लोग मैदान में उतारने के खिलाफ थे, क्योंकि रोहित, सुप्रिया, अजीत, खुद शरद पवार और एक एडिशन, तो खुद शरद पवार ये नहीं चाहते थे कि वो उतारे। फिर भी पार्थ तो आ गए मैदान में आ गए और डिफीट भी हो गया, और डिफीट भी वहां हो गया
कि जो वैसे एरिया देखा जाए तो अजीत पवार के बहुत नजदीक है, तो वो उस वक्त बहुत हर्ट हो गए थे। ये जो मीटिंग है, इसमें फाइनेंस जो इंटरेस्ट एंगल है वो मैं बाद में आता हूं, पॉलिटिकल एंगल में एक ये बात आ गई है कि हम पार्थ के बीच में, पार्थ के पॉलिटिकल करियर के बीच में नहीं आएंगे, ये शरद पवार ग्रुप की ओर से समझाया गया। लेकिन आप सुप्रिया सुळे के पॉलिटिकल ग्राफ के बीच में ना आए, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है, जहां तक कि आप भी थोड़ा नेशनल लेवल की जानकारी रखते हैं, आपको भी पता है, बीजेपी जहां जहां इस्टेब्लिश्ड फैमिलीज में इनरोड करती है, वो क्या करती है, सिंधिया के खिलाफ सिंधिया को लड़ाओ। ये इस प्रकार से उनकी राजनीति चलती है, ताकि जो भी कुछ है बाद में तो हमारे पास आना है। अभी तो जैसे जो सभी सिंधिया हमारे पास आ गए, जैसा अभी वो कह सकते। तो ये एक प्रकार की ऐसी राजनीति चल रही है कि सुप्रिया के खिलाफ हो सके तो अजीत पवार, या तो पवार परिवार का ही कोई तो भी 2024 में खड़ा रहे। तो एक प्रकार की ये चाचा और भतीजा की, मराठी में काका पुतण्या बोलते हैं, तो चाचा भतीजा की ये डील थी कि चलिए हम पार्थ के बीच में ना आएंगे, सुप्रिया के बीच में आप भी ना आओ। एक बात मयूर हमको माननी पड़ेगी, क्योंकि एज हुआ है, और कल ही रात शरद जी बारामती गए थे। एक रिपोर्ट मेरे पास भी आई है, आपके पास भी आई होंगी। बारामती में उनका स्वागत उतनी गर्मजोशी से नहीं हुआ नहीं जो हुआ अभी है, तक नहीं हुआ है, होता आया ये है। जो जो अभी तक होता आ रहा है। और जब भी कभी शरद पवार के ऊपर कोई भी आंच आ पड़ी, कोई उनके ऊपर प्रॉब्लम आया, क्या कांग्रेस से बाहर निकले, जो भी कुछ हुआ है, हर वक्त जब भी वो बारामती गए तो एक प्रकार से बारामती का समुंदर उमड़ पड़ा हुआ था। लेकिन आज ये कल नहीं हुआ, क्योंकि जो बोला जाता है अजीत ने धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया था। मेरे को लगता है कि दिस इज प्रूविंग टू बी करेक्ट। और हम एक ये भी बात माने कि अभी तो शेर बूढ़े हो गए हैं, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी ताकत है क्या, तो ये भी हमको मानना पड़ेगा, मराठा स्ट्रॉन्गमैन इज एजिंग, वी नीड टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। लेकिन साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि उनका स्वागत इतना गर्म जोशी से नहीं हुआ, वो भी तब जबकि शरद पवार इतने बड़े प्रॉब्लम से जा रहे थे। यानी क्या उनको भी पता है 2024 में सुप्रिया को कुछ प्रॉब्लम आ सकता है? ये कैलकुलेशन हम लगा सकते हैं। शरद पवार जैसे मंजे हुए खिलाड़ी, उनको ये समझ में नहीं आएगा, उनको समझ में आएगा कि बिटवीन द लाइंस क्या लिखा है। 2024 इतना आसान होगा? वैसे भी 2019 में भी सुप्रिया पवार कितने वोटों से जीती थी, 14 में कैसे जीती थी हमको पता है। तो ये उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो, क्या ये डील है? तो एक बात ये चल रही है कि पार्थ के बीच में हम नहीं आएंगे, क्योंकि जहां एक बाप अजीत पवार यानी एक बाप बिल्कुल हर्ट हो चुका है। दूसरी बात, शरद पवार दूसरे बाप सुप्रिया के, वो बोल रहे हैं कि ठीक है सुप्रिया के बीच में आप नहीं आओ, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वहां या तो अजीत पवार या तो पवार परिवार का आदमी सुप्रिया के खिलाफ खड़ा रहे। ये एक डील था। दूसरा एक था जो हुआ नहीं, वो यानी जयंत पाटिल खुद मौजूद थे और उनके भाई के ऊपर कल से रेड शुरू है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गणपत राव देशमुख जो 11 बार एमएलए रह चुके हैं, उनके स्टेचू के अनवेलिंग के वक्त बीच में देवेंद्र फडणवीस एक बाजू में, जयंत पाटिल एक बाजू में, शरद पवार एक दिन बाद बैठे थे। क्या वो बात हुई नहीं है? क्या हम इतने नाइव है, हमको इतना पॉलिटिकल दिमाग नहीं है कि ये कुछ भी बात नहीं हुई, कुछ बात हुई नहीं, सिर्फ आए और गणपत राव देशमुख के गुणगान किए और चले गए? हमको इतनी जर्नलिज्म नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई हमको इतना मूर्ख समझे और ना कोई भी पत्रकार इतना मूर्ख है। कुछ ना कुछ तो बातें हुई है, कुछ ना कुछ तो बिटवीन द लाइन्स हुआ है, क्योंकि हम ये भूल नहीं सकते। जबकि मैं तो टीवी जर्नलिज्म की बहुत दाद देता हूँ, खुद भी मैं टीवी की वजह से ये सब तक पहुंच रहा हूँ। वो टीवी जर्नलिज्म वाले जो खड़े थे ना, उन्होंने जो अजीत पवार की गाड़ी का डैश हुआ है वो जो कैप्चर किया, और उसमें एक हमारे कैमरामैन की जो आवाज आई है, अरे बघा बघा अजित दादा झोपले,
नहीं, हिंदी में उसको कहता है, अरे देखो देखो वो अजीत दादा सोए है, क्योंकि कैमरा के सामने ना आए। दैट शोज कि वो सीक्रेट मीटिंग हुई है। अब बात ये आती है, और वहां शरद पवार भी थोड़ा सा पीछे से दिख रहे हैं, उनकी पीठ जैसा ऐसा दिख रहा है, या ऐसा ऐसा एक दिखाया, बार 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 टीवी पे जा रहा है। तो सीक्रेट मीटिंग हुई बिल्कुल। है। उसके उसके बाद जयंत पाटिल थे या नहीं, चलिए हम उनके बारे में तो थोड़ा एक थोड़े से लेबन दूर रखेंगे। वो वी विल गो वन बाय वन। एक तो बात हुई कि परिवार में एक दूजे से ना टकराए। पार्थ हम्म। पार्थ रहे, सुप्रिया सुप्रिया रहे, पहली बात। दूसरी बात, मराठा जो डोमिनेंस है 35% का, 35% उनका वोट शेयर है, जिसमें से करीब करीब वेस्टर्न महाराष्ट्र के 20% वोट शरद पवार लेके जाते हैं, जिनके भरोसे पे उनकी राजनीति चलती है। ये इन 20% में एकनाथ शिंदे डिवीजन ना करे, वो हमारे पास रहे, पवार परिवार के पास रहे, पवार परिवार के पास रहे। पवार में किधर जाए ये बात अलग है, लेकिन पवार परिवार के पास रहे, शिंदे उसमें डिवीजन ना करे, शिंदे आगे ना बढ़े। क्या ये डील तो होते हुए एक प्रकार। कुल मिलाकर जयंत जी अगर हम शॉर्ट में बात करें तो ये मीटिंग दरअसल इस बात को लेकर हुई कि अब फैमिली में भले ही स्प्लिट हो गया हो, लेकिन जो कॉमन एसेट्स है एनसीपी की, फैमिली फाइट की वजह से ये कॉमन एसेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्या मैं यही बात हुई है फिर? इसमें एक और सेंटेंस ऐड कर दो, बिल्कुल अपना बिल्कुल पिन पॉइंटेड आपका सवाल था, इसमें सिर्फ एक सेंटेंस, एसेट्स, मैं बोलता हूं फाइनेंशियल। ओके। फिगर ना मैं जानता हूं ना आप जानते, हम्म। हमको पता नहीं है। मैं सीधा बोलता हूं, फाइनेंशियल एसेट्स भी प्रोटेक्ट किए जाए, और हमारी वोटर स्ट्रेंथ भी प्रोटेक्ट की जाए। पवार परिवार के पास ही दोनों चीज रहे, ये डील हो। इसके और साथ यानी फैमिली स्प्लिट हो गया है। अब अगर हाँ, वोट बैंक स्प्लिट हुआ, पैसा स्प्लिट हुआ, तो दोनों ही पवार न घर के रहेंगे न घाट ना के। घटके, इस डर बिल्कुल। की वजह से इन दोनों के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। यस, बिल्कुल, ये मानने के लिए मैं तैयार हूं। बिल्कुल, आपकी बात और बिल्कुल सही है। अब जब शरद पवार मीडिया के सामने बिल्कुल ये बात बता रहे हैं कि भतीजे से मिल रहा हूं, प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम इसका है। सीधा मतलब जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शरद पवार क्या कहीं ना कहीं कन्विंस होते हुए नजर आ रहे हैं या अभी भी अनकन्विंस्ड है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम किसी भी हाल में बीजेपी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। एक तरीके से मैं एक एक मुद्दे तक शरद पवार कन्विंस हो चुके हैं, और ये मुद्दा है कि अभी अजीत पीछे आने वाला नहीं। हम्म। वो तो उनको कभी भी सीएम बनाने वाले नहीं थे। हो सकता है यहां हम्म। जाके वो कुछ आगे बनेगा, और अभी जो भी कुछ हो चुका है डिवीजन, वो फिर से पैचअप होने के चांसेस नहीं है। यहां तक तो कन्विंस हो चुका है। मैं भले ही शरद पवार के ऊपर कई बार क्रिटिसाइज कर चुका हूं, आज भी करता हूं, लेकिन एक मुद्दे के ऊपर मैं एक बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांगली बोल सकता हूं कि आज 2023 में इस प्रकार से मैं ऐसी हवा में बात करूंगा जैसे कि न्यूज़पेपर में आ गया है कि शरद पवार को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या फाइनेंस कमीशन की चेयरमैनशिप ऑफर कर दी गई वगैरह वगैरह। तो मेरा ये मानना है, अगर शरद पवार को इस प्रकार से बीजेपी कैंप में ज्वाइन होना होता, तो वो 9 साल तक क्यों रुके। वो पहले ही ज्वाइन हो 2014 गए होते। 2014 में जा सकते, 2017 में राष्ट्रपति का जब इलेक्शन हुआ तब कुछ डील कर सकते थे। हो सकता है उसके बदले में जो बातें चल रही थी कि क्या वो उपराष्ट्रपति बनेंगे क्या, 2022 में चुप बैठे, 17 में कुछ नहीं किया, 14 में कुछ नहीं किया, 17 में कुछ नहीं किया, 22 में कुछ नहीं किया। वो आदमी उस वक्त एट द एज ऑफ 83, कि जबकि उनकी हलचल होने के ऊपर भी मर्यादा आई है, क्योंकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की ताकत नहीं थी, तब वो आदमी ऐसी गलती करेगा। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, और आप भी जानते हैं, आप भी ये चीज मानेंगे कि अभी ये टाइम नहीं हो सकता। जिस लाइन पे अभी तक रहे वो आप लाइन छोड़ नहीं सकते। हाँ,
लेकिन ये होते हुए भी अपने अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, ये बात जरूर हो गई होंगी। और ये जो मीटिंग है ये सिर्फ इंटरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए हुई है। अब ये मैं बार बार जी इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, जी ये मैं जी जी डिस्क्राइब ना ना मेरे को भी पता है ना हम कुछ बोल सकते। जी इंटरेस्ट बहुत बहुत प्रोटेक्शन। जी जी जयंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही डीप में विश्लेषण करके हमको इस पूरी बात के बारे में बताया। दरअसल अजीत पवार और शरद पवार, इन दोनों के बीच में जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है, जिस तरह से मुंह छुपाकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री मीटिंग से बाहर गए हैं और शरद पवार जो हैं वो इस मीटिंग के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन हो न हो इस मीटिंग में अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ही बात हो रही है। चाहे वो प्रोटेक्शन एनसीपी पार्टी संयुक्त रूप से शरद पवार और अजित पवार दोनों मिलकर अपनी वोट बैंक को प्रोटेक्ट कर रहे हो, फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर पार्टी की या फैमिली की एसेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक बात तो तय है कि अजित पवार और शरद पवार ये दोनों ही मिलकर कोई साझा निर्णय जरूर लेंगे। दोनों की राह अलग अलग जरूर हो सकती है, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड बनने की प्रक्रिया विद इन एनसीपी पार्टी शुरू हुई है, जिससे इंडिया में शामिल होने पर शरद पवार और एनडीए में शामिल होने पर अजित पवार, इन दोनों का नुकसान न हो, ताकि भविष्य में यदि दोनों एक साथ भी आए तब भी एनसीपी पार्टी मजबूत रूप से एक दूसरे के साथ में बनी रहे। अपनी रियल एस्टेट को, यानी रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टीज नहीं, वोट होती है वो राजनीतिक पार्टियों की रियल एसेट होती है, उसे बचाने की कवायद जो है वो कहीं ना कहीं होती हुई हमें दिख रही है। दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा? क्या आप भी इस चर्चा के साथ सहमत हैं? आपका क्या कहना है? इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।